मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, हम लोगों की चर्चा आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 पर चल रही है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक दो एपिसोड में धारा 19 पर चर्चा जो है खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए उस चर्चा को हम जारी रखते हुए हम आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आगे चल रहे हैं। हाँ देवेश जी, हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएं। सर नमस्कार। सर निश्चित ही हम लोगों ने जो पहले एपिसोड में बात की तो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1, 2 पर चर्चा करी और जो आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जाती है और सेक्शन 19 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। तो हम लोग सेक्शन 19 के सबसेक्शन 3 के आगे वार्ता करेंगे और इस पे वार्ता करें। एक चीज़ थोड़ा-सा क्लियर करना ज़रूरी है। कई मामले आए और कई मामलों में देखा गया कि आवेदन एक है, शिक्षण एक है, इसका शुल्क जो है सर एक बार जमा किया और क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आवेदक अपने जो उनके दोनों शक्तियाँ दोनों शक्तियाँ आयोग को प्राप्त है 18 के अंतर्गत जो शिकायत होती है, तो शिकायत के अंतर्गत वो आ सकता है और अपील के अंतर्गत दोनों आ सकता है कि नहीं? आपने सही प्रश्न सर उठाया। पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में हमारे पास कई एक केसेस ऐसे आए कि कोई व्यक्ति एक ही धारा 6(1) पर 19(1) में भी आया और वो धारा 18 में भी आया। यानी अपील करके उसको सूचना भी चाहिए और धारा में 18 में आकर उसको दंड भी चाहिए। यानी एक मुंह कह रहा है कि हमको दंड नहीं चाहिए, हमको दंड चाहिए, सूचना नहीं चाहिए, और दूसरे में कह रहा है कि हमको सूचना चाहिए। तो एक ही धारा 6 हम सामान्य रूप से करते हैं कि हम धारा 18 को हम नियमतः हम उसको निरस्त कर देते हैं और 19 को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि 19 में हमको सूचना के साथ साथ अगर देर हुई हो तो दंड का भी अधिकार है। सर यानी इसलिए धारा 18 को अप्रासंगिक मान करके हम उसको, जब एक ही अपील रहती है आवेदन, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन नियम क्या कहता है? सर बिल्कुल सर, बहुत है आपके यहाँ आया भी था और कैसे कई तरह आपके द्वारा एग्जाई भी किया गया हाँ। और यही वो स्थितियां सर केस में एग्जाई करने का। तो सबसे पहले ये निश्चित है कहीं एग्जाई का मतलब दर्शकों के लिए सर बता दें कि दोनों पत्रावलियों को हम जो है हाँ एक साथ, आप ये कहिए कि अटैच करके हम सुनवाई सर करते हैं, या धारा 18 कैंसिल करके 19 पर सुनवाई तो करते हैं। सबसे दोनों पहले विधि अपनाते हैं। हाँ। तो जैसा कि एक्ट में कहीं ये प्रावधान नहीं किया गया कि एक आदमी एक ही कर सकता है, 2 कर सकता है, लेकिन निश्चित है दोनों आवेदन वो प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है क्योंकि हम कई च उससे फिर आगे लाएँगे सर इसमें, हम्म। कि कुछ शक्तियाँ 18 में माननीय आयोग को जो जिसको कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अधिक प्राप्त है। उसमें क्यों अधिक प्राप्त है और किस बिंदु पे प्राप्त है, इसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम बताते चलें कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और वो अगर 2 आवेदन एक ही आवेदन के क्रम में अपील भी प्रस्तुत की गई है और शिकायत भी प्रस्तुत की गई है। इसमें 2 चीज़ और महत्वपूर्ण देखने योग्य है कि शिकायत की विषय वस्तु क्या है, अपील की विषय वस्तु क्या है। सूचना तो इन्फॉर्मेशन 19 में मिलेगी, शिकायत में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं कोई सूचना नष्ट कर दी गई, जैसे बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं सर कि सूचनाएँ जान के नष्ट कर दी गई हैं, जबकि नियम ये कहता है कि जैसे वित्तीय अभिलेख है उसे 20 वर्षों तक संरक्षित करना है। तो अगर वित्तीय वर्ष 20 वर्षों तक संरक्षित करना ये नियम है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आम एप्लीकेशन आते हैं और ऐसे इनको ये बताया गया 1 वर्ष या 3 वर्ष जैसे अपने-अपने विभागों के नियम है, उसकी हम्म। रिकॉर्ड रखते हुए उसे नष्ट कर दिया जाए। तो हम्म। क्या कोई ऐसी पत्रावली जो विहित समय सीमा है उसके पहले नष्ट कर दी गई? ऐसी जगहों पे अपील में सर थोड़ी-सी माननीय आयोग को हमने देखा कि कुछ शक्तियाँ ऐसी प्राप्त नहीं हैं कि जो आगे प्रोसीडिंग कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जैसे हम जब 18 की बात करें तो धारा 18 में जो सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो माननीय आयोग को शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 है, उसके उसमें ये है कि आयोग किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। ये लीगल प्रक्रिया में बाध्यता का मतलब है उसे अंतिम स्तर तक आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, अन्य सहयोग ले सकता है।
दूसरी चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी ये देखने में आया कि जहाँ लोक सेवक के पास कोई सूचना आधारित है और लोक सेवक ये कह देता है कि नहीं है या और कई स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अपील में साक्षी को नहीं बुलाया जा सकता सर। एक चीज़ स्पष्ट करें जैसे थर्ड पार्टी हो, जो कहीं भी कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी से न जुड़ा हो, जन सूचना अधिकारी न हो या ये कहें कि वह प्राधिकरण जन सूचना से आच्छादित न हो, लेकिन ऐसा साक्ष्य जो यह साबित कर सके कि आवेदक ने जो अपनी शिकायत में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उसको हम कैसे सिद्ध करें कि आवेदक का कहना सही है या किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति या ऐसे किसी साक्ष्य की आवश्यकता है, तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केवल 18 धारा 18 के अंतर्गत ही माननीय आयोग किसी मतलब साक्षी को भी बाध्य कर सकता है। तो थोड़ा-सा डिफरेंस सर ये है। बाकी तो अगर हम कहें तो अपील में दंड अधिरूपण की सारी शक्तियाँ हैं। तो अगर आयोग के समक्ष ऐसी कोई शिकायत, कोई अपील प्रस्तुत होती है, तो निसंकोच सर जैसे आप में आदेश भी आया था, दोनों को एकजाई करते हुए और अगर यह विचार होता है माननीय आयोग का कि इसमें ऐसे कुछ तथ्य हैं, जिस पर वास्तव में शिकायत के रूप में भी विचार करना चाहिए और अपील के रूप में भी ऐसे उस बिंदुओं पे जहाँ अभिलेख नष्ट कर दिए गए हों या ऐसे आता है जहाँ अपील में उपचार नहीं है, तो दोनों को एकजाई करते हुए इस पे सुनवाई किया जाए। अन्यथा तो सेक्शन 19 में ये तो प्रावधान है कि सूचना भी दिलाई जाए और उसमें जो है दंड अधिरोपित किया जाए। तो आयोग को उस समय यही जो विवेक शब्द का उपयोग किया है, देखना होगा कि अपील में क्या उस 18 की जो शक्तियाँ हैं वह इनबिल्ट है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं या विषम परिस्थितियों में जहाँ साक्षी की आवश्यकता है, साक्ष्य की आवश्यकता है। इसमें 18 में सर एक चीज़ और कहा गया है और स्पष्ट होता है अगर न्यायालयों द्वारा भी कोई सूचना आधारित है या विशेषाधिकार जैसे संसद का या ऐसे विशेषाधिकार भी हैं और सूचनाओं पे रोक लगाया गया है, जो अपील में नहीं दिलाई जा सकती। लेकिन जब शिकायत का दिलाने की बात नहीं है सर, यहाँ मतलब अगर शिकायत में सूचना देने का निर्देश। हाँ, मतलब शिकायत में उसका अभिलेख का अवलोकन करने का, जिससे यह एस्टेब्लिश हो सके कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत करी है, वह सही है कि गलत है, उन अभिलेखों को भी अपने समक्ष वो मँगा सकता है। अवलोकन के लिए कि वास्तव में तो ये पावर थोड़ा-सा सेक्शन 18 में जो 19 की अपेक्षा अधिक है। हुँ। तो माननीय आयोग सर आपके निर्णय में आया, हो सकता है सर आपको संज्ञानित ना हो। एक केस आया था सर, ये सिद्धार्थनगर से ही रिलेटेड था और दोनों परिस्थितियाँ ऐसी थी और आपका वो एकजाई करके निर्णय दिया गया था। तो निश्चित है सर इसमें दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों अमूमन एकजाई करके सुनवाई करते हुए अगर ऐसे तथ्य नहीं है, तो निश्चित है एक चीज़ को उसमें एकजाई करके आदेश 19 के अंतर्गत जो अपील देती है, अपीलें पारित हो। लेकिन अगर ऐसी विषम परिस्थितियाँ उठती हैं कि जहाँ जो शिकायतकर्ता वह सिद्ध करता है कि यह 19 के अंतर्गत अपील पे बाध्यता नहीं है कि जो आयोग करे, तो निश्चित है दोनों एकजाई करके साथ सुनवाई करें, वो पार्ट अलग है। हुँ, अभिलेखों के निरीक्षण करने का और उन अभिलेखों की सत्यता की जाँच करने का। तो ये हुँ। तो सर आपका प्रश्न था। नहीं, लेकिन इसमें हम एक सवाल ये उठाएँगे कि जैसे जब इस तरह के लोग आते हैं, सर तो सामान्य रूप से जब मैं पूछता हूँ कि एक ही धारा 6(1) लगा करके आप धारा 18 में भी आ गए और धारा 19 में भी आ गए। तो हम क्या मानें? आपकी क्या मंशा है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। सुन तो लीजिए, सर, तो जो सामान्य रूप से जवाब आता है, साहब ऐसा है, धारा 18 को जो है आप हटा दीजिए, धारा 18 में जो हमने किया है शिकायत उसको हटा दीजिए और अपील में सुनिए। तो सामान्य रूप से हम और ये भी कहते हैं कि हमने धारा 18 इसलिए लगाई ताकि ये लोक प्राधिकारी यानी जन सूचना अधिकारी थोड़ा दबाव में आ जाए। तो ये प्रवृत्ति जो है मुझे लगता है ये गलत है। हाँ, मैं सर कहना चाहूँगा कि निश्चित है एक कोई भी अधिनियम या कोई भी जो कोई भी चीज़ें लाई जाती है, वह जनता के हित के लिए लाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को, वो कोई भी हो, उसे सोचना चाहिए, जो लोक सेवक है, वह उन्हीं में से एक है। कहीं न कहीं उसको एक आपसे अधिक दायित्व सर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। इस मंशा से कभी आरटीआई का उपयोग नहीं करना चाहिए, कि लोक सेवक दबाव में हो। आरटीआई का कभी हम तो फिर आप भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। मेरा तो सीधा-सा कहना है, अगर कोई भी व्यक्ति इस मंशा से आ रहा है कि हमारा कार्य किसी व्यक्ति विशेष को दबाव में लाना है, तो निसंकोच ये आरटीआई का दुरुपयोग है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब इसी में थोड़ा और जोड़ दें कि कभी-कभी लोग कहते हैं कि धारा 18 में हम इसलिए आए हैं ताकि दबाव में आकर हमारा जो काम लंबित हो वो कर दिया जाए। आप चूँकि अपीलार्थी के रूप में ही आते हैं, तो
आपका क्या इसमें नहीं, बिल्कुल विचार सर, है? हमें 2-3 चीज़ स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार हम लोग इस पे इस 19 के बाद विस्तृत चर्चा करेंगे, माननीय सर कई जैसा आपका सर निर्देश है, लेकिन एक्ट की भावना को समझना होगा, एक्ट की उद्देशिका को समझना होगा। जहाँ ये स्पष्ट लिखा है कि इसका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और एक ऐसे शासन प्रणाली को जन्म देना, जहाँ इक्वलिटी हो, जहाँ लोग निडरता से भयमुक्त होकर समाज में भ्रमण और कर सकें, पारदर्शिता हो। पारदर्शिता हो। तो अगर आवेदक की मंशा ये है कि एक लोक सेवक के विरुद्ध वह डर में काम करे, तो मुझे लगता है ये एक्ट का सीधे गला घोंटना होगा, क्योंकि जो लोक सेवक है, उसे एक अतिरिक्त दायित्व दिया गया है कि हम सभी को सोचना चाहिए कि केवल वह आपके दायित्वों को निर्वहन कर रहा है, उसके उपरांत आपसे कोई इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए। आप कभी भी सिक्सवन लगाएँ, तो सिर्फ़ एक इस उद्देश्य से लगाएँ कि उस सिक्सवन का जो उपयोगिता है, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो। उसकी उपयोगिता कहाँ सिद्ध हो? जहाँ किसी के मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, उसकी उपयोगिता कहाँ सिद्ध हो? जहाँ सरकारी कामकाज गलत तरीके से कराए जा रहे, इसमें लिखा गया है, उद्देशिका का महत्व है। अगर हम इस उद्देश्य से लगाते हैं कि जन सूचना अधिकारी दबाव में कोई कार्य करे, तो निसंकोच या अगर हम कहें एक प्रकार से भ्रष्टाचार को जन्म जन्म देना है, तो निश्चित है और आवेदकों को भी बचना चाहिए। हम लोगों ने 3 में चर्चा की, बाद में चर्चा करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी आए कि कोशिश ये करना चाहिए, आयोग को भी ये कोशिश करना चाहिए कि 18 को बढ़ावा न मिले। अगर इस प्रकार के कृत्य होंगे, तो अमूमन सभी लोग धारा 18 में आएँगे, तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना है, वो प्रभावित होगी। क्योंकि यह मूल भावना इसलिए प्रभावित होगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ, इन्फॉर्मेशन अंतिम पब्लिक तक पहुँचे। अगर आप 18 में आ रहे हैं, तो निसंकोच सु सु इन्फॉर्मेशन तो निकलेगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं निकलेगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगी, इसकी जो उद्देशिका है, जो इसकी मूल भावना है, यह प्रभावित होगी। यह 3 क्यों बनाया गया? उसका भी एक्ट में जो विधायिका ने बनाया, उसका बहुत महत्वपूर्ण विचार था कि निरंकुशता को कायम करने के लिए जैसे मैं निरंकुशता को जैसे हटाने के जन लिए। सूचना अधिकारियों को निरंकुशता का तात्पर्य मैं कहना चाहता हूँ कि सीधे उन्होंने डिनायल कर दिया कि हमने ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही मतलब नहीं। जन सूचना अधिकारी निरंकुश ना ना बने हो, इसलिए 18। इसलिए आयोग को एक पावर दिया गया और था जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि सूचना प्राप्त होने की स्थिति नहीं है। जिससे मान लीजिए उन्होंने ऐसे रोक लगा दी कि हमें 4 पेज की सूचना है और 4 पेज के लिए उन्होंने कहा 4000 रुपए, तो निसंकोच यह सूचना सूचना से इनकार है। इनकार है। ऐसी परिस्थितियों में जहां यह एस्टेब्लिश होता है कि अगला व्यक्ति जो जन सूचना अधिकारी है उसने दुर्भावनापूर्ण काम करी, हाँ, जानबूझकर जानबूझकर शरारत कर रहा है। शरारत कर रही है, तो निसंकोच उसमें शिकायत में आना चाहिए और मैं खैर आयोग को इसको स्वीकार भी करता है। मैं कहूँगा कि आयोग निसंकोच इस पे एक बड़े पैमाने पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, उसकी मूल भावना सूचनाओं का प्रवाह में बाधा न आए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।